Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 23rd of November 2021. तो गाइज आज है तारीख 23 नवंबर 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है रामगढ़ हिल्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2002 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, इन्होंने हमारे संविधान के एक राइट को हार्ट एंड सोल बोला है। तो आप लोगों को बताना है वो कौन सा राइट है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बी राइट टू प्रॉपर्टी, सी राइट टू इक्वालिटी या फिर डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अच्छे से इसका आंसर देना। बहुत सारे लोगों को पता होगा, डायरेक्टली आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी इसके बारे में नहीं पता होगा। तो सर्च करना, एक आंसर आप लोगों को मिलेगा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको भी कैप्चर करना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर आप लोग इसको एक बार चेक कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आप लोग को मालूम होगा पिछले कुछ दिनों में लगातार हमने मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े दिनों तक इसको डिस्कस करना बंद कर दिया था, क्योंकि लगातार ये चर्चा में थी। वापस से बहुत सारे कमेंट आने लगे कि हमें मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट के बारे में नहीं पता है। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, लंबा समय बीत चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे इस डैम डिस्प्यूट के बारे में, लेकिन खबर क्या है पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट को, ये जो पूरा का पूरा केस है, इसकी सुनवाई 10 दिसंबर को होने वाली है। तो यहाँ पर 10 दिसंबर को पूरा केस को देखा जाएगा। केस के बाद यहाँ पर एक फाइनल डिसीजन आएगा, एक फाइनल सोल्यूशन निकल कर आएगा। तो हम लोग को तब तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आज हम समझेंगे आखिरकार ये डिस्प्यूट है क्या। तो देखो यहाँ पर जो 10 दिसंबर है वहाँ पर कुछ डायरेक्शंस निकल कर आएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे मेंटेन किया जाएगा आने वाले टाइम पर। तो वो आने वाले टाइम की ही बात है, लेकिन अब आपको दो चार बातें समझनी होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये आर्टिकल हमारे सिलेबस में कैसे इंपॉर्टेंट होगा। हमारे सिलेबस में जीएस पेपर 1 के अंदर कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, वाटर रिसोर्स दे रखा है, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग पेरियार रिवर के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लस जीएस पेपर 3 के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो इन सभी टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो हाल ही में क्यों चर्चा में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो एक कमेटी बनी हुई है इस डैम डिस्प्यूट को लेकर, वो कमेटी जल्द से जल्द यहाँ पर स्टेप्स उठाए ताकि ये जो डिस्प्यूट है दोनों स्टेट्स के बीच में, वो डिस्प्यूट यहाँ पर खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अभी भी मुद्दा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि अब हम लोग 10 दिसंबर को इस केस की सुनवाई करने वाले हैं। अब आपको दो चार बातें समझनी है, ध्यान से सुनते हुए चलना जो मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ। पहले आपको समझना होगा ये जो मुल्ला पेरियार डैम है इसका नाम कैसे है। मतलब कि देखो एक दो रिवर है, एक मुलियार है और एक पेरियार है, दोनों रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर ये डैम बना हुआ है। ठीक है, इस वजह से इसको मुल्ला पेरियार डैम बोला जाता है। देन उसके बाद ये जो डैम है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये डैम केरला के अंदर लोकेटेड है। केरला में सिचुएटेड है ये डैम, कहाँ पर, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब डैम केरला के अंदर लोकेटेड है, लेकिन इस डैम को ऑपरेट कौन करता है, वो तमिलनाडु ऑपरेट करता है। मतलब कि इस डैम का जो पानी है वो केरला इस्तेमाल कर पाएगा, बिल्कुल नहीं।
यहाँ पर जो पानी वगैरह है वो सब तमिलनाडु ही इस्तेमाल करेगा। जो पूरा डैम है उसको ऑपरेट करता है तमिलनाडु, या आप लोग को ध्यान रखना है। तो आप कहोगे इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, इसके पीछे का एक इतिहास है बहुत लंबा, लगभग यहाँ पर काफ़ी पुरानी बात है। और जो डैम है ये काफ़ी पुराना हो चुका है। अभी आपको धीरे धीरे आगे पता चलता हुआ चलेगा, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा तो फिर यहाँ पर एक गड़बड़ी सी निकल कर आ जाएगी, आपका जो फ्लो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो अभी जो डिस्प्यूट है ये क्यों है, मतलब ये जो विवाद है ये क्यों, आखिरकार किस बात पर है, किस बात पर लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, ऐसा क्या विवाद रह गया है? तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि केरला के अंदर मैंने आपको बताया ये विमल्ला पेरियार डैम देखने को मिलेगा, लेकिन इस डैम को ऑपरेट करने वाला स्टेट है तमिलनाडु। इसको पूरी तरह से तमिलनाडु चलाता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, बेसिकली यहाँ पर जो ये डैम है ये बहुत पुराना हो चुका है, लगभग 126 साल ये पुराना हो चुका है डैम। आप कहोगे इतना पुराना है, बिल्कुल यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत पहले की बात है। लगभग 1895 के आसपास यहाँ पर एक अग्रीमेंट भी हुआ था। ठीक है, एक अग्रीमेंट हुआ था। वहाँ पर क्या एग्रीमेंट हुआ था कि जो तमिलनाडु है वो ये जो डैम है इसको ऑपरेट करेगा। मतलब कि उस समय जब ब्रिटिशर्स थे तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर 999 ईयर के लीज एग्रीमेंट पर तमिलनाडु को ये डैम दिया। देख पाओगे यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो भी ब्रिटिश रूल के ऑपरेशनल राइट्स थे, इसको देखते हुए यहाँ पर क्या किया गया, तमिलनाडु को ये डैम हैंड ओवर कर दिया गया। लगभग यहाँ पर 999 ईयर के लिए, आप कह सकते हो अप्रॉक्स 1000 साल के लिए तमिलनाडु से बोला गया कि ये जो डैम है ये आप रख लो किराए पर। ठीक है, लीज पर आप लोग यहाँ पर इस डैम को रख सकते हो। तो इसी वजह से डैम कहाँ पर है, केरला के अंदर है, लेकिन इसको यूज़ कौन करता है, तमिलनाडु उसको यूज़ करता है, पूरी तरह से ऑपरेट तमिलनाडु करता है। तो मैंने आपको बताया डैम पुराना हो चुका है, लगभग 126 साल पुराना है ये डैम ऑलरेडी हो चुका है। अब जब इतना पुराना हो चुका है तो इस डैम पर बहुत सारे दरार, क्रैक्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पर कहीं ये चटक ना जाए। अगर ये टूटता है तो इसकी वजह से जो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर काफ़ी बुरा हाल हो जाएगा केरला के अंदर। केरला इस कंसर्न को लेकर उठाता है, यहाँ पर एक कंसर्न आगे लेकर चलता है, तमिलनाडु से बोलता है कि जो डैम का पानी है, डैम का वाटर है, इसके लेवल को थोड़ा सा नीचे रखो। ठीक है, थोड़ा सा कम रखो। लेकिन तमिलनाडु इस बात को सुनता नहीं है। तमिलनाडु बोलता है कि अगर हम लोगों ने इस डैम के पानी को थोड़ा सा नीचे रखा तो तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट से वहां पर प्रॉपर वाटर की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो ये डिस्प्यूट चलता रहता है, वाटर लेवल को नीचे रखने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु इसको नहीं मेंटेन कर पाता है। ये चीज़ हम लोग देख पाते हैं। और यहाँ पर क्या है, केरला इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है। देन उसके बाद ये मुद्दा काफ़ी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ही मेंटेन करने के लिए बोला था कि देखो यहाँ पर जो भी आपकी लिमिट है वो 142 फीट तक आप लोग रख सकते हो पानी को। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर हो क्या रहा है कि डैम हो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो केरला बार बार यही बोल रहा है कि देखो करना क्या चाहिए, तमिलनाडु को इस डैम को रोककर इसको वापस से एक दूसरा डैम बना सकते हो आप लोग, एक दूसरा नया डैम बना लो, मजबूत सा डैम बना लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन तमिलनाडु इन चीज़ों को यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये आप लोग देख पाओगे, ये डिस्प्यूट है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ कंसर्न किस चीज़ का है कि डैम टूटने का कंसर्न है, कि अगर डैम टूट गया तो इसकी वजह से तबाही काफ़ी सारी हो सकती है। ठीक है, ये इसका एक छोटा सा कंसर्न है। आई होप आपको मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट के बारे में समझ में आई हैं एग्जैक्टली जो भी चीज़ें हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने बताया ये डैम पेरियार रिवर पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस रिवर के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए। पेरियार रिवर एक सबसे लंबी नदी है, कहाँ पर, केरला के अंदर है। लगभग इसकी जो लेंथ है वो 244 किलोमीटर्स के आसपास है। उसके बाद इस रिवर को लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो ये रिवर है ये ओरिजिनेट होती है शिवागिरी हिल से, वेस्टर्न घाट से ही निकल कर आती है। देन उसके बाद ये फ्लो होती हुई जाती है पेरियार नेशनल पार्क के थ्रू। फिर उसके बाद पेरियार रिवर की बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि मुथिरापुजा, मुलैयार, चिरुथोनी और पेरिंजनकोती। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपको ये देखने को मिलेंगी पेरियार रिवर की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरीज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसा हमने देखा है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है पूरा डिस्प्यूट, मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट आखिरकार क्या है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग एक इमेज देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ऊपर केरला आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इधर तमिलनाडु नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर ये मुल्ला पेरियार डैम हो गया है, ये पेरियार नदी हो गई है, इस पर डैम ये बनाया गया है। अब ये पानी तमिलनाडु में भेजा कैसे जाता होगा, तो एक कैनाल के थ्रू यहाँ पर ये पानी तमिलनाडु के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में भेजा जाता है, वागई डैम से गुजरता हुआ ये पानी तमिलनाडु तक पहुँचता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, क्या है मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट। आई होप आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। तो सेम पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल है, और अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन जिस तरीके से पढ़ेंगे हम तब, ठीक है, तब ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अदरवाइज यहाँ पर ये आर्टिकल में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अभी क्या हुआ है,
आपको मालूम होगा सरकार ने जो फार्म लॉज है उनको रिपील कर दिया है, ठीक है। रिपील करने की विधि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ आज के मॉर्निंग वाले डेली करंट अफेयर के वीडियो में। और अभी देखो इस रिपील को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स और भी आने वाले हैं, कल भी परसों भी बहुत सारे आर्टिकल्स और भी आने वाले हैं। जिस दिन रिपील को लेकर कोई अच्छा आर्टिकल आएगा उस दिन मैं आपको रिपील के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं कि किस प्रकार से हम लोग किसी लॉ को रिपील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज ही मैंने डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में इसके बारे में बताया है अच्छे से कि किस प्रकार से किसी लॉ को रिपील किया जा सकता है। तो आप लोग उस वाले वीडियो को भी आज का देख सकते हो। देखो यहाँ पे चर्चा क्या की गई है, जो भारतीय किसान यूनियन है इनके स्पोक्स पर्सन राकेश टिकैत, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि देखो हम लोग यहाँ पर कंसर्न किस चीज़ की करते हैं, हम लोग कंसर्न करते हैं एमएसपी की। देखो जो मुद्दा था फार्म लॉस का उसमें सॉल्व हो गया वो, अब क्या है यहाँ पर सरकार ने इन फार्म लॉस को वापस लिया, बहुत बढ़िया। इस चीज़ को यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उन्होंने वेलकम किया। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, अभी चीज़ें पेंडिंग पड़ी है। आपको यहाँ पर एमएसपी के रिगार्डिंग क्या होगा, एक गारंटीड आप लोगों को सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करवाना होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर को दूसरी चीज़ पर फोकस ये रखना है कि जो गारंटीड एमएसपी है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आखिरकार क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके रिगार्डिंग पहले क्वेश्चन बन चुका है। तो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर प्राइसिंग करके कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें तो एमएसपी एक छोटा सा प्राइस है जो कि सरकार प्रोवाइड करवाती है किनको, हमारे फार्मर्स को। मान लो जो फार्मर्स, जो हमारे किसान भाई है वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने कोई क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया है, अब उन्होंने जब फसल उगाई है तो उसके ऊपर जो सरकार करती है वो हमारी एमएसपी दे देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देती है, ठीक है। जो ये पैसा है इनफैक्ट यहाँ पर फार्मर्स को एक सिक्योरिटी सी मिल जाती है कि हम लोगों को अगर कुछ भी होता है हमारी क्रॉप्स को लेकर या कोई भी यहाँ पर कंसर्न पैदा होता है कंट्री के अंदर, तो सरकार हम लोग को इतना प्राइस तो देने वाली ही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो हम लोग को मिलेगा मिलेगा। तो एज एक सिक्योरिटी रहता है फार्मर्स के पास। तो आप लोग देख पाओगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो सरकार यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान भाइयों से जो क्रॉप्स हैं, फसल हैं, वो खरीदती है। फसल खरीदने के बाद आपके जो राशन के थ्रू जो आता है वो आप लोगों को मालूम होगा, उसको पूरे प्रोसेस को हम लोग पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। नाउ यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, ये अलग अलग क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर रिकमेंडेशन किसने दिया था। तो एक कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इन्होंने यहाँ पर शुरुआत करी थी। इन्होंने बोला कि बिल्कुल एमएसपी होना चाहिए। लगभग 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी को अनाउंस किया गया। और ये जो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है ये एक अटैच ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आज के टाइम पर कौन कौन सी फसलें हैं जहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सरकार देती है। तो यहाँ पर 7 सीरियल्स हैं जैसे कि पैडी, वीट, बार्ले, जोवर, बाजरा, मेज, रागी हो गया। पल्सेस की बात करें तो दाल के अंदर ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द और लेंटिल हो गया। देन उसके बाद ऑयल सीड्स की बात करें तो ग्राउंडनट, रेप सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सेसमम, सनफ्लावर सीड और उसके बाद नाइजर सीड। तो ये अलग अलग सीड्स हैं जिसके ऊपर यहाँ पर सरकार एमएसपी प्रोवाइड करवाती है। कमर्शियल क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पर रॉ कॉटन है, रॉ जूट है, कोपरा है एंड देन शुगर केन है। तो ये आपको ध्यान रखना है एमएसपी के बारे में। बाय द वे एक चीज़ यहाँ पर और पूछना चाहूँगा मैं आप लोगों से, कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया इस चीज़ के बारे में, खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप्स के साथ साथ जो हमारी राबी क्रॉप्स होती हैं और जैद क्रॉप्स होती हैं, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में आज देना है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। ना दूसरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग बात करेंगे इसरो स्पाइस केस के बारे में। मतलब इसरो का एक जासूसी कांड हुआ था, एक जासूसी मैटर था, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है। देखो हर क्वेश्चन के हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है। यूपीएससी भी पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ चुका है, आपको मालूम होगा क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, और जो कि मैंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही आप लोगों से यहाँ पर पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पर इसरो स्पाई केस वापस से चर्चा में आ चुका है। मैं आप लोग को एक एक करके डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा। इस स्पाई केस को हम लोगों ने 2 महीने में पढ़ा था, 2 महीने पहले पढ़ा था, अब हम वापस से देखने वाले हैं, बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलना। यहाँ पर क्या है अभी क्या है ये अपडेट क्या आ रहा है। देखो जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने मंडे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि देखो यहाँ पर हो सकता है जो ये इसरो का पूरा जासूसी केस था, इसके अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी फॉरेन पावर्स की हो, मतलब बाहर से कुछ कंट्रीज़ हैं, बाहर से यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ की पावर्स की वजह से ये स्पाई केस और ज़्यादा मजबूत हो पाया था। इसी वजह से जासूसी कांड इतना ज़्यादा बड़ा है, जहाँ पर हमारे एक साइंटिस्ट थे नंबी नारायण जी, इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली हैं, इनकी इमेज काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी। तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। देन
मैंने टेलीग्राम पर दो पिक्चर शेयर कर रखी हैं, एक ये वाली पिक्चर है और एक दूसरी पिक्चर ये वाली है। अगर आप लोगों ने इन दोनों को अच्छे से देखा है, ठीक है, पहले भी मैं आप लोगों को ये पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से देखा है तो आप लोग इस केस के बारे में समझ पा रहे होंगे। तो नम्बी नारायण जी यहाँ पर आप देख पाओगे, ये व्यक्ति हैं, ठीक है, इनका ही आज हमने थंबनेल भी लगा रखा है। तो अगर हम लोग बात करें तो इस केस की शुरुआत होती है 1994 के आसपास से। अभी क्या हो रहा था कि जो भारत है वो मेन फोकस कर रहा था, हमारे जो साइंटिस्ट है खासकर वो 1982 से ही फोकस कर रहे थे कि हमारे पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी आ जाए। बाय द वे, ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखो, हमने रॉकेट बना लिया था, अब रॉकेट को उड़ाने के लिए हम लोग को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का एक तरीके से काफ़ी हद तक रिक्वायरमेंट था। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि आप लोग जहाँ पर फ्यूल डालते हो, ठीक है, यहाँ पर अगर हमने इसके अंदर फ्यूल डाला, हमने तेल डाला, क्योंकि ईंधन की वजह से ही रॉकेट उड़ेगा, लेकिन जो ये फ्यूल है ये क्या होगा, फ्यूल यहाँ पर आप कह सकते हो इसको हम लोग फ्रीज करें और सॉलिड में ये कन्वर्ट ही ना हो, मतलब कि हम लोग इसको थोड़ा सा ठंडा रखें, लेकिन यहाँ पर ठंडा रखने के बाद भी यहाँ पर ये सॉलिड में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। ये यहाँ पर बोला जाता है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को, ठीक है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इसी को कहलाती है कि यहाँ पर ये फ्यूल को एक अच्छे से टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखता है। तो इस टेक्नोलॉजी का जो एक तरीके से आप कह सकते हो प्रोडक्शन हम लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी रशिया के थ्रू बना ली गई थी। उसके बाद यूएसए ने भी बना लिया था, लेकिन रशिया और यूएसए ये बहुत महंगी महंगी टेक्नोलॉजीज़ को दे रहे थे, लेकिन जैसे तैसे उस समय यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, मे बी, मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेना। देन उसके बाद क्या हुआ था, वहाँ पर सरकार ने हमारी रशिया के साथ अग्रीमेंट किया, 1991 के आसपास से रशिया के साथ अग्रीमेंट किया, और हमने अग्रीमेंट किया कि जो रशिया क्या करेगा, रशिया हम लोग को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएगा, रशिया से हम लोग इस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को खरीदेंगे। लेकिन क्या हुआ, ये बात जैसे यूएसए को पता चलती है, यूएसए काफ़ी नाराज़ हो जाता है, और यहाँ पर आप कह सकते हो यूएसए रशिया से बातचीत करता है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, इंडिया को ये टेक्नोलॉजी नहीं दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रशिया पूछता है क्यों, लेकिन फिर उसके बाद ये विवाद इनका काफ़ी बढ़ जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि यूएसए क्या चाहता है, यूएसए चाहता था कि जो भारत है वो इस टेक्नोलॉजी को यूएसए से खरीदे, और यूएसए हम लोग को यही टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी दे रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, रशिया हम लोग को यही टेक्नोलॉजी बहुत कम दामों में दे रहा था, इसी वजह से हम लोग रशिया के साथ एग्रीमेंट कर रहे थे। यूएसए को ये चीज़ पसंद नहीं आई है, ठीक है। तो यूएसए ने यहाँ पर काफ़ी हद तक रोक लगाने की चर्चा करी और रोक लगाया भी। तो यहाँ पर जैसे तैसे क्या हुआ, रशिया ने मना कर दिया, रशिया ने बोला कि चलो हम लोग टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। लेकिन जब हमारी सरकार ने थोड़ा बहुत और थोड़ा सा डिसाइड किया, इन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट हैं, नम्बी नारायण जी से इन जैसे साइंटिस्ट हैं, एक आप कह सकते हो सुपर इंटेलिजेंट ये साइंटिस्ट हैं, तो ये लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं हम लोग अगर इनके पास यहाँ पर कुछ चीज़ें पता चल जाए। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग रशिया से उस समय क्या मांग रहे थे, जब हम लोग रशिया से अग्रीमेंट कर रहे थे ना, तो रशिया से हम लोग टेक्नोलॉजी मांग रहे थे। मैंने आपको बताया ना कि टेक्नोलॉजी की कैसे बनाया जाता है क्रायोजेनिक, ठीक है, कैसे बनाया जाएगा क्रायोजेनिक इंजन्स, तो इसको लेकर हम लोग टेक्नोलॉजी मांग रहे थे, पूरा विधि विधान मांग रहे थे। लेकिन रशिया ने इस चीज़ को मना कर दिया यूएसए के दबाव में आकर। लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि रशिया मना कर रहा है, तो क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि इंडिया ने यहाँ पर रशिया के साथ एक और एग्रीमेंट किया। इंडिया ने यहाँ पे बोला रशिया से कि आप क्या कर सकते हो, आप हम लोग को पूरा एक टेक्नोलॉजी, आप हम लोगों को एक पूरा का पूरा ये प्रोवाइड करवा दो सिस्टम, ठीक है, सिस्टम प्रोवाइड करवा दो, और हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट हैं नम्बी नारायण जी से, तो ये क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को खोल कर चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अपने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे। रशिया ने बोला ठीक है, ये आइडिया सही लग रहा है, चलो हम लोग यही काम करते हैं, फिर आपको टेक्नोलॉजी दे देते हैं, और फिर इसकी मदद से आप लोग यहाँ पर खोल खाल के समझ लेना जो भी आपका काम हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, यही समय चल रहा होता है, अब यहाँ पर प्रोग्राम फॉर्मलाइज हो जाता है, हम लोग यहाँ पर चीज़ों को खरीदने वाले होते हैं रशिया से, लेकिन उसी समय पर हमारे कंट्री में हो जाता है एक बवाल। जो नम्बी नारायण जी थे, इनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं। होता क्या है, आप कह सकते हो यहाँ पर एक महिला है मरियम रशीदा, ठीक है, एक मालदीवियन है, इनको अरेस्ट किया जाता है कहाँ पर, थिरुवनंतपुरम में। अब आप कहोगे इन महिला का क्या लेना देना है, तो आप समझते रहना बस खाली। तो मरियम रशीदा हैं, एक मालदीवियन है, इनको अरेस्ट किया गया था कहाँ पर, थिरुवनंतपुरम में। अब यहाँ पर इनको अरेस्ट क्यों किया गया था, तो इनका कहना यह है कि इनके पास कुछ टेक्नोलॉजी के पेपर्स हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर टेक्नोलॉजी के एविडेंसेस हैं, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, और ये डॉक्यूमेंट जा रही हैं कहाँ पर बेचने, ये जा रही हैं पाकिस्तान में बेचने, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब यहाँ पर पूछा गया कहाँ से आए इनके पास डॉक्यूमेंट, तो ये सब इन्होंने बताया कि नम्बी नारायण
जी के यहाँ पास से यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आए हैं। तो इनफैक्ट आप कह सकते हो इनडायरेक्टली यहाँ पर नंबी नारायण जी के ऊपर ये एलिगेशंस लगे कि नंबी नारायण जी क्या कर रहे हैं, इसरो का जो टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर बेच रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये जासूसी कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये जासूसी का इंसिडेंट बनकर आया था। लेकिन क्या हुआ, इस केस को जब आगे बढ़ाते चले गए, देखो यहाँ पर जो एक मरियम रशीदा है, इन हाँ महिला ही है, तो इनको यहाँ पर जब अरेस्ट किया गया था, अरेस्ट करने के बाद जब इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, तो तुरंत यहाँ पर जो पुलिस पर्सनल्स हैं, वहाँ के जो पुलिस पर्सनल्स हैं वो नंबी नारायण जी के घर पर पहुँचे और इनको तुरंत ही जाकर अरेस्ट किया। ठीक है, नंबी नारायण जी बोलते रह गए कि पहले चीज़ों को समझ तो लो, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं समझा और यहाँ पर क्या हुआ, नंबी नारायण जी को अरेस्ट किया गया। अब जब अरेस्ट करने के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार की गई, सीबीआई ने यहाँ पर लास्ट में एक रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करी है अप्रैल 1996 के आसपास, और मई 1996 में कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया कि यहाँ पर जो ये पूरा केस था वो बिल्कुल बेकार था, रचा रचाया केस था, यहाँ पर इसके कोई भी एविडेंसेस नहीं है। ठीक है, फिर ये सब चीज़ें देखने के बाद जो नंबी नारायण जी हैं इनको यहाँ पर निर्दोष साबित किया गया। देन उसके बाद मार्च 2001 में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उन्होंने इनको 10 लाख रुपए का कंपनसेशन भी दिया, लेकिन इनकी मांग थी 1 करोड़ रुपए की, क्योंकि इनकी इमेज काफ़ी डूब चुकी थी दुनिया भर में, इंडिया भर में। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर इनके अगेंस्ट में नारे लगा रहे थे, इनकी इमेज काफ़ी खराब हो चुकी थी, हालांकि इन्होंने किया कुछ नहीं था। तो मतलब जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आने वाली थी उधर रशिया से, वो ये सारे बवाल की वजह से वो टेक्नोलॉजी वहीं पर थम गई। तो यहाँ पर बोला जाता है कि फॉरेन पावर्स का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है इसके अंदर, फॉरेन पावर्स का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है, जिसको लेकर आज तक यहाँ पर काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस चलती रहती हैं, ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिस पुलिस वालों ने अरेस्ट किया था उन्होंने सही से रिसर्च करी नहीं, चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं, इनको अरेस्ट करने के बाद इनको टॉर्चर भी किया गया, बहुत ज़्यादा मारा पीटा भी गया जेल के अंदर। ठीक है, फिर उस प्रकार से यहाँ पर ये बाद में सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट भी किया स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, कि भाई इनको 1 लाख रुपए का कंपनसेशन देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये और ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पर नाराज तब होते हैं, ये अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जिस पुलिस वालों ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी थी, ठीक है, उनको सबसे पहली बात अरेस्ट करना चाहिए। ठीक है, इनको लेकर इन्होंने इसी मुद्दे को लेकर अपील किया और फिर उन पुलिस वालों को अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल उन पुलिस वालों को भी बेल मिल चुकी है, तो ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आने वाली थी 1994 के पास, वो टेक्नोलॉजी नहीं आई, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने फिर भी इंजन को बनाया। फिर साल 2000 में हम लोगों ने उस इंजन को टेस्ट किया, लेकिन वो इंजन फेल मार गया, जो टेस्ट था हमारा वो फेल मार गया। फिर आप कह सकते हो 2000 से फिर से हम लोग यहाँ पर आगे चलते रहे, हमने आगे चलते रहे। फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पर 2014 के अंदर फर्स्ट सक्सेसफुल यहाँ पर टेस्ट हमारा होता है। तो आप कह सकते हो कि हम लोग कितना पीछे चले गए, लगभग हम लोग यहाँ पर 20 साल पीछे चले गए हैं अपने इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर। जो हमें ये टेक्नोलॉजी 20 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, वो टेक्नोलॉजी मिली है 20 साल बाद। तो ये पूरा प्रोसेसिंग यहाँ पर देखने को मिली है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये पूरा मुद्दा क्या है, पूरा का पूरा ये इसरो स्पाई केस क्या है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है। तो क्रायोजेनिक के बारे में आप लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पर क्या प्रकार की टेक्नोलॉजी थी। बेसिकली यहाँ पर एक लिक्विड में हम लोग चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उसको बहुत लो टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर पर रख रहे हैं, और इतना कम टेम्परेचर पर रख रहे हैं कि वो सॉलिड ना बन जाए। ठीक है, तो सॉलिड ना बने इस प्रकार से टेम्परेचर को मेंटेन करके यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आई होप आपको आज ये पूरा का पूरा इशू क्लियर हो चुका है, ये केस क्या था। देखो इसके अंदर और भी बहुत सारी डिटेलिंग है, लेकिन मैंने आप लोग को ऊपर से इस केस के बारे में समझाया है, क्योंकि यहाँ पर कोई बताता नहीं इसके बारे में, लेकिन आप लोगों को आज इसके बारे में पता चल चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर यूएस और इंडिया के बारे में चर्चा की गई है। अभी क्या हुआ, जो यहाँ पर आप कह सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो व्यापार को लेकर अपना यूएस को रिप्रेजेंट करती हैं, कैथरीन ताई इनका नाम है, इंडिया के विजिट पर आए। ठीक है, और काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है, और इन्होंने चर्चा ये की है कि देखो इंडिया और यूएस के बीच में आज के टाइम पर ट्रेड को लेकर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लेकर डिस्कशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो क्या होता है, इंडिया और यूएस के बीच में व्यापार को लेकर एक बहुत बड़ा इशू आता है, वो है टैरिफ का इशू। ठीक है, टैरिफ लगा दी जाते हैं, और टैरिफ की वजह से जो व्यापार है वो काफ़ी हद तक नुकसान में चला जाता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो उसी को लेकर यहाँ पर फोकस रखा गया। प्लस यहाँ पर जो यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम है, इसको और ज़्यादा अच्छे से रिवाइव करने की चर्चा की गई है 2 दिन के विजिट में। तो यहाँ पर जो मिस्ताई हैं, इन्होंने यही बोला है कि जो रिलेशनशिप है आज के टाइम पर, वो एक प्रायोरिटी पर होना चाहिए, खासकर भारत के साथ। और यहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडन भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो बायलैटरल ट्रेड है, दोनों कंट्रीज़ का जो व्यापार है, उसके ऊपर हम लोग को फोकस करना चाहिए, और दोनों कंट्रीज़ के जो ट्रेड पॉलिसी फोरम्स हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, वापस से जीवित कर सकते हैं,
हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर हम लोगों ने देखा है कि जो व्यापार है उसको लेकर बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले दोनों कंट्रीज़ के बीच में। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, दोनों कंट्रीज़ मिलकर आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर काम कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ मिलकर साथ में मिलकर काम कर सकते हैं डिजिटल इकोनॉमी को लेकर, सर्विसेज, हेल्थ रिलेटेड ट्रेड हो गया और साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी हो गया। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर और भी चीज़ें बोली कि इंडिया और यूएस दोनों मिलकर आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जैसे कि चाहे वो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम हो, ठीक है, या फिर वल्नरेबल सप्लाई चेन की प्रॉब्लम हो। ये सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज़ फेस कर रही हैं, तो दोनों कंट्रीज़ को मिलकर कोलैबोरेट करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आया है मिस्ताई का। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। प्लस यहाँ पर मेन मकसद जो इसका था वो मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि दोनों कंट्रीज़ का जो व्यापार है उसको अच्छे से रिवाइव करना, व्यापार को वापस से पटरी पर लेकर आने का मेन फोकस रहा है यहाँ पर इस मीटिंग का, इस विजिट का। तो यहाँ पर जो विजिट पर आई थी इनका मेन मकसद यही रहा है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कुछ ऐसी खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देन उसके बाद एक अगला आर्टिकल है, पाकिस्तान यहाँ पर अलाउ करेगा भारत को कि भारत यहाँ पर अब पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करके हम लोग अफगानिस्तान तक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड करवा सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब यह है, अभी आपको मालूम होगा 1 महीने पहले रशिया के अंदर रशियन फॉर्मेट हुआ था, जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर अफगानिस्तान का इशू डिस्कस किया था। अफगानिस्तान के अंदर जो क्राइसिस हैं उसके बारे में सारी चर्चा की गई थी। उसी क्राइसिस के दौरान यहाँ पर यूएस और यूएस कह रहा हूँ मैं, इंडिया ने यहाँ पर बोला कि हम लोग क्या करेंगे, अफगानिस्तान के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने वाले हैं। मतलब जो लोग आज के टाइम पर बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर, उन लोगों को एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और इसी दौरान यहाँ पर बोला कि भारत यहाँ पर काफ़ी सारा गेहूँ, बहुत सारा जो वीट है वो प्रोवाइड करवाने वाला है। लगभग 50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ वीट जो है इंडिया ऑफर करेगा, लेकिन ये पहुंचाएगा कैसे जाएगा, इसको लेकर एक इशू था। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर परमिशन दे दी है, और यहाँ पर परमिशन किस चीज़ को लेकर है कि हम लोग पाकिस्तान का कुछ जो ट्रेड रूट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जो लैंड रूट है हम लोग यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने बोला है ये लोग अलाउ करेंगे, बिल्कुल एड यहाँ पर अलाउ किया जाएगा कि जो ये लैंड रूट है थ्रू पाकिस्तान ये इंडिया इस्तेमाल करे, और यहाँ पर इंडिया जो है यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाए अफगानिस्तान तक। तो ये आप लोग देख पाओगे, ये एक छोटा सा अपडेट निकल कर आया है। और भी यहाँ पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन छोटा सा अपडेट है। ये छोटी छोटी चीज़ें कनेक्ट करते हुए हम लोग आगे ये बड़ा आर्टिकल भी बन जाता है। मतलब कि बहुत सारे इशूज़ एडिटोरियल पर कवर किए जाते हैं ना, तो एडिटोरियल पर ये छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पर ऑथर डिस्कस करते रहते हैं, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का, और यहाँ पर चर्चा की गई है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं अभी बहुत सारे हमारे वीर लोगों को। ठीक है, तो जो सुपर सैपर प्रकाश यादव हैं, इनको कीर्ति चक्र अवार्ड मिला है। देन उसके बाद जो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन है, ठीक है, अभिनंदन जी का नाम आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जो पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में जिनका जो जेट है वो एक तरीके से गिर गया था या फिर क्रैश कर गया था। तो हाँ, बिल्कुल वही वाले जी अभिनंदन जी हैं। तो यहाँ पर इनको यहाँ पर एक तरीके से वीर चक्र अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये इनको वीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग इसके बारे में समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान, ठीक है, तो अगर बात करें इनकी, तो जो कि यहाँ पर 3 दिन तक पाकिस्तान पर रहे थे, ठीक है, पाकिस्तान में रहे थे, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है उसको चेस कर रहे थे। साल 2019 की बात है, ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर इनका जेट क्रैश भी हुआ, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पाए गए ये। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर से अब उनको बुला भी लिया गया था एक तरीके से, यहाँ पर इंडिया ने वापस से बुलाया भी है, और अब यहाँ पर इनकी जो वीरता है उसको देखते हुए यहाँ पर इनको वीर चक्र अवार्ड दिया जा रहा है। और जो वीर चक्र अवार्ड है, वीर चक्र अवार्ड दे दिया गया है बेसिकली, ये बेसिकली यहाँ पर एक 3rd हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। गैलेंट्री मतलब ही यहाँ पर वीरता होती है, तो ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ पर ये सब कुछ किया है, तो आप लोग इसके बारे में देख सकते हो। तो ये हमने बात करी वीर चक्र के बारे में। उसके बाद ये पूरा का पूरा सिनेरियो बताया कि साल 2019 में आखिरकार क्या हुआ था। पाकिस्तान जेट यहाँ पर डाउन हो चुका था, वहाँ पर ये एक तरीके से इनका जेट गिर चुका था पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर इनको पकड़ लिया गया था। वही सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि आप लोगों को पता है, ये हमारे कहीं काम की नहीं है, लेकिन हमने वीर चक्र के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद अभी शौर्य चक्र को भी अवार्ड दिया गया है, मतलब कि एक मेजर विभूति शंकर धोंदियाल है, ठीक है, इनको यहाँ पर एक तरीके से शौर्य चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। देन उसके बाद यहाँ पर एक और आप कह सकते हो कि कीर्ति चक्र अवार्ड भी यहाँ पर दिया गया है प्रकाश यादव जी को। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये कुछ चक्र हैं। उसके बाद शौर्य चक्र भी दिया गया है। एक और यहाँ पर व्यक्ति हैं जिनका नाम है नायब सूबेदार सोमवीर, ठीक है, इन्होंने भी बहुत सारे आतंकवादियों को मारा है जम्मू एंड कश्मीर के ऑपरेशन में। तो कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, जितने भी ये पर्सनस हैं, इनकी वीरता को देखते हुए यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है, जिन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट किया है, कहीं पर आतंकवादियों से लड़ा है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है।
तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे मैं आप लोग को इस चीज़ के बारे में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। गैलेंट्री अवार्ड्स यहाँ पर उन पर्सनल को हम लोग देते हैं जो भी हमारे फोर्सेस के अंदर हैं, ठीक है, इंडियन फोर्सेस के अंदर है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर एक ब्रेवरी वाला काम किया है, एक वेलर वाला काम किया है, बहादुरता का यहाँ पर काम किया है, दुनिया यहाँ पर जान रही है। उसी वजह से यहाँ पर हम लोग इनको गैलेंट्री अवार्ड से यहाँ पर इनको और ज़्यादा सम्मानित करते हैं। गैलेंट्री अवार्ड यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है परमवीर चक्र, सबसे ऊपर होता है, देन उसके बाद अशोक चक्र, देन उसके बाद महावीर चक्र, देन कीर्ति चक्र, देन वीर चक्र, देन शौर्य चक्र, ठीक है। ये कुछ चक्र अवार्ड्स हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ फैक्ट्स देखो यहाँ पर आपको समझना होगा। लगभग यहाँ पर जो शुरू के आपने 3 अवार्ड्स देखे हैं कैटेगरी के अंदर, जैसे कि यहाँ पर परमवीर चक्र हुआ, महावीर चक्र हुआ, वीर चक्र हुआ, ठीक है, ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में बने हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद यहाँ पर ये कुछ अवार्ड्स लाए गए हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये जो अवार्ड्स हैं बेसिकली ये साल में 2 बार दिए जाते हैं, एक रिपब्लिक डे पर और दूसरा इंडिपेंडेंस डे पर। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है इसके बारे में। पहले जो ये अशोक चक्र वाला हुआ करता था ना, तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र जो आज के टाइम पर है, इनको पहले अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इनके नाम बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया है, ठीक है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में अगर हम बात करें, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। कोई भी यहाँ पर आर्म्ड फोर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर उनको एक तरीके से जो भी यहाँ पर पर्सनल होता है जिनको अवार्ड देना चाहिए, उनका जो नाम है वो रिकमेंड किया जाता है सर्विस हेडक्वार्टर पर। देन उसके बाद वहाँ पर एक तरीके से जो एक अवार्ड कमेटी होती है वो लिस्ट को वेरीफाई करती है और उसके बाद अप्रूव करती है। देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने आपको सारे अवार्ड के बारे में बताया, लेकिन परमवीर चक्र के बारे में आप लोगों को बताया। देखो कहीं ना कहीं ये जितने भी अवार्ड हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारे एक तरीके से पर्सनल हैं, इनके बहादुरता के लिए ही दिया जा रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा डिटेल में अगर पढ़ना है परमवीर चक्र के बारे में, तो मैंने सारी डिटेलिंग यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। परमवीर चक्र के बारे में, महावीर चक्र के बारे में, देन उसका वीर चक्र के बारे में, अशोक चक्र के बारे में, और देन उसके बाद कीर्ति चक्र के बारे में और शौर्य चक्र के बारे में। तो सभी चक्र के बारे में जितने भी अवार्ड्स हैं सभी के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को दे दी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एक कॉमन आंसर दूं तो सभी कहीं ना कहीं एक ब्रेवरी के लिए, एक बहादुरता के लिए ये अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, डेफिनेटली आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टेलीग्राम पर भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ पर कुछ ये अवार्ड्स देख सकते हो, देख पाओगे यहाँ पर एक परमवीर चक्र ऊपर कुछ इस प्रकार से नजर आता है, महावीर चक्र इस प्रकार से, वीर चक्र इस प्रकार से। यहाँ पर अलग अलग अवार्ड्स लोग इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, ये आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नाउ यहाँ पर क्या हुआ है, एक आर्टिकल है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इन्फॉर्मेशन की मांग करी है, और वो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के ऊपर है कि देखो बहुत सारे कोविड विक्टिम्स हैं, मतलब कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। तो उनको एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन दिया गया है या नहीं दिया गया है, ठीक है। अब क्या है कि उन विक्टिम्स को यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि 50,000 रुपये का उनको एक कंपनसेशन दिया जाएगा, एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन को मांगा है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने ये एक्स ग्रेशिया देने से मना कर दिया था। तो एक विवाद भी चला था, आप लोगों को मालूम होगा, लगभग आज से 2-2.5 महीने पहले हमने इसको भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स कह रहे थे हम लोग यहाँ पर एक्स ग्रेशिया पेमेंट नहीं देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल दिया जाएगा। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक इन्फॉर्मेशन मांगी है। कुछ खास चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा एक्स ग्रेशिया का मतलब क्या है। इसी को समझाने के लिए मैंने इस आर्टिकल को हाईलाइट किया, अदरवाइज नहीं करता। देखो एक्स ग्रेशिया का मतलब है कंपनसेशन देना, ठीक है। तो इसमें कहोगे इसमें क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि मान लो कोई भी एक तरीके हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार लीगली बाउंड नहीं है, ठीक है। उनको एक तरीके से यहाँ पर उनके ऊपर कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि उनको यहाँ पर ये कंपनसेशन देना ही देना है, ठीक है। तो क्या है, वो अपने मर्जी से कंपनसेशन दे रहे हैं, इसी वजह से इसको एक्स ग्रेशिया बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर सिंपल से अगर आपसे पूछा जाए एक्स ग्रेशिया क्या है, तो यहाँ पर सरकार लीगली बाउंड नहीं है, या आप लोग लिख सकते हो उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लीगली बाउंड ना होने के बावजूद भी कंपनसेशन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्स ग्रेशिया, ठीक है। तो कोविड विक्टिम्स के लिए यहाँ पर एक्स ग्रेशिया दिया गया है, इसके बारे में चर्चा की गई। देखो बहुत सारे स्टेट्स ने यहाँ पर एक्स ग्रेशिया पेमेंट की भी है। डायरेक्टली आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, देखो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर एक सब डील साइन कर ली है यूएस और यूके के साथ, और इस डील के अंदर जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी न्यूक्लियर प्रोपल्शन को लेकर, सिस्टम को लेकर, वो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड की जाएगी। समझेंगे यहाँ पर इस आर्टिकल को। सबसे पहली बात, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने मंडे में यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक प्रोग्राम यहाँ पर पूरा रखा, और जो एक तरीके से जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं, बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आज के टाइम पर बात करें तो यूके के पास भी है और यूएस के पास भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स नहीं है। इसी वजह से हाल ही में एक ग्रुप बनाया गया था ऑकस, आपको मालूम होगा, जिसका नाम था ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑकस ही नाम था। इसके अंदर 3 कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस था।
था। इन तीनों कंट्रीज़ का जो ये ग्रुप था, पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि इस ग्रुप के बारे में चर्चा की गई है इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, ये जो ग्रुप तैयार किया गया, इस ग्रुप का मेन मकसद ये था कि हम लोग क्या करेंगे, इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर फोकस करेंगे। प्लस इस ग्रुप ने यहाँ पर मेन मकसद ये भी रखा कि चाइना के अगेंस्ट में यहाँ पर टैकल किया जाएगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये बोला गया इस ग्रुप के अंदर कि देखो आज के टाइम पर जो न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन्स है, देखो सबमरीन्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कन्वेंशनल सबमरीन और एक होती है न्यूक्लियर सबमरीन। कन्वेंशनल सबमरीन को हम लोग बोलते हैं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। ये जो है पानी के अंदर लंबे समय तक नहीं रह सकती है, नहीं रह पाती है। उसका जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है पानी में लंबे समय तक महीनों महीनों तक यहाँ पर रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर प्लांट देखने को मिलता है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हुए हम लोग सबमरीन को पानी के अंदर चला सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन है वो हमारी ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन आज के टाइम पर कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन देखने को मिलती है, तो इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन सभी कंट्रीज के पास ये न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन है। बाय द वे, भारत के पास कौन कौन सी न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन है उनके नाम नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। ये आप लोगों को पता चला क्योंकि देखो न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन के बारे में अभी मैंने 2 दिन पहले ही आप लोगों को डेली करंट अफेयर वाला वीडियो हो गया, चाहे वो द हिंदू का वीडियो होगा, सभी जगह मैंने कवर किया था। प्रोजेक्ट 75 के बारे में, प्रोजेक्ट 15 के बारे में आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया इसके बारे में। तो क्या हुआ, जो ये सबमरीन टेक्नोलॉजी है बेसिकली यहाँ पर ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसी वजह से इस ग्रुप को भी फॉर्म किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया को ये टेक्नोलॉजी मिल जाए। तो अब क्या हुआ है, इन सब चीज़ों को लेकर जो छोटे सा डील है वो यहाँ पर साइन हो चुका है, एक छोटी डील साइन हो चुकी है। यहाँ पर इस अग्रीमेंट के अंदर क्या बोला गया, जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर इसको लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाने वाली है। ये आप लोग को ध्यान देना है इसके बारे में सारी चीज़ें। ठीक है, तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने पहले भी यहाँ पर बोल रखा था, एक तरीके से इन्होंने जब यहाँ पर मेमोरेंडम को अप्रूव किया था कि यहाँ पर क्या करेंगे, एक तरीके से जो डिफेंस मामला है, डिफेंस के मामले में तीनों कंट्रीज आपस में अपने जो रिलेशन है उसको मेंटेन करेंगे और इससे रिलेशन काफ़ी बढ़िया भी हुए हैं। आपको मालूम होगा एक विवाद और छिड़ गया था फ्रांस को लेकर, वो यहाँ पर अभी चर्चा नहीं की गई है, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना सा आर्टिकल था। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, आपने सबमरीन्स के बारे में काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझा है। तो अभी यहाँ पर एक छोटा सा ही इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है। तो अभी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को ये यहाँ पर इस प्रकार से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रहे हैं यूएस और यूके मिलकर। अगला आर्टिकल, यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें सीखने लायक है, बाकी यहाँ पर कुछ खास नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर आप खुद भी पढ़कर देख सकते हो, जब मैं बोल रहा हूँ खास नहीं है तो डेफिनेटली वो खास में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, काफ़ी कुछ मैं रिलेट करके अपने पास सिलेबस रखने के बाद आपको चीज़ों अच्छे से यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल के अंदर चर्चा की गई है कि देखो आसियान की मीटिंग हम लोगों ने वो देखने को मिली है। जो चाइनीज़ लीडर हैं शी जिनपिंग, इन्होंने मंडे में बोला है कि जो इनकी कंट्री है, मतलब जो चाइना है, इसने कहीं पर भी डोमिनेंस नहीं मांगा है, मतलब कि कहीं पर भी डोमिनेंस की मांग नहीं रही है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, और किसी भी नेबर को बली नहीं किया गया है, मतलब बुली नहीं किया गया, उनको परेशान नहीं किया गया, कुछ इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। ठीक है, जो मिस्टर शी जिनपिंग है, इन्होंने अपने जो भी रिमार्क्स है वो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू दिए हैं। और जो ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है बेसिकली यहाँ पर ये किसके साथ हुई थी, ये हुई थी आसियान मेंबर्स के साथ, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, इनके साथ यहाँ पर एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई थी, जहाँ पर एक तरीके से चाइना अपने आप को अच्छा बताता हुआ नजर आएगा, ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे यह हाथ हिलाते हुए शी जिनपिंग, ये उसी स्पेशल समिट का है जो कि मंडे के अंदर ये समिट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया आसियान समिट के अंदर हम लोगों ने देखा जो 2 डिप्लोमेट्स है वो यहाँ पर ये बोलते हैं कि आसियान के जो मेंबर हैं म्यांमार, ठीक है, एक तरीके से देखो म्यांमार जो है आसियान का मेंबर ही है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं हुआ है, इसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया मंडे की मीटिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि म्यांमार में क्या हुआ है, जो मिलिट्री है उसने पूरी तरह से कब्जा किया है। वहाँ पर जो मिलिट्री जनरल है मिन ऑंग ह्लेंग, उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, वहाँ पर तख्ता पलट किया। इसी वजह से म्यांमार को आज के टाइम पर अभी मंडे वाली जो मीटिंग हुई है उसके अंदर अलाउंस नहीं दिया गया था और यहाँ पर म्यांमार ने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद इन्होंने लोगों ने मीटिंग के अंदर किसने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट वाइज बारे में चर्चा हो रही है, जो कि यहाँ पर खास चीज़ें नहीं है। आप लोग खुद भी एक बार रीड करके देख सकते हो, पीडीएफ आपके पास आता ही आता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम लोग फिर भी छोड़ रहे हैं, वो है आसियान। ठीक है, आसियान के अंदर कितनी कंट्रीज है ये हम लोगों को जानना है। आसियान आखिरकार स्ट्रक्चर क्या है ये आप लोगों को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है हमारे सिलेबस का। ठीक है, तो आसियान के बारे में चीज़ें समझेंगे। अरे यार ओपन हो जा, एक सेकेंड रुक जाओ यार। हाँ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस में बायलैटरल ग्रुपिंग एग्रीमेंट प्लस इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस करके टॉपिक देखने को मिलते हैं, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है मैंने आप लोग को समझा दिया है। देन उसके बाद इस पूरे ग्रुप को एस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 के अंदर बैंकॉक के अंदर। और आसियान पूरा का पूरा जो ग्रुप है इसके जो फाउंडिंग फादर हैं वो आज के टाइम पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड देखने को मिलेंगे। उसके बाद आसियान के अंदर आज के टाइम पर टोटल 10 मेंबर हैं, वो है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया,
म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। चेयरमैनशिप की बात करें तो देखो हर साल यहाँ पर रोटेशन होता रहता है। रोटेशन वाइज यहाँ पर कभी कोई कंट्री चेयर करती है, कभी कोई कंट्री चेयर करती रहती है। आसियान कंट्रीज़ की बात करें तो उनके पास पावर क्या है? देखो पावर यह है कि दुनिया भर की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो उसमें से जो 650 मिलियन लोग हैं ना, वो आसियान कंट्री से बिलोंग करते हैं। प्लस आसियान कंट्री का जो जीडीपी है वो 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। प्लस भारत आज के टाइम पर चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब व्यापार करता है आसियान नेशंस के साथ। तो ये भी आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। ये कुछ यहाँ पर बात हुई है आसियान कंट्रीज़ के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी हमारा इकॉनमी वाला पोर्शन है वहाँ पर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आया एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इनको आप लोग छोड़ सकते हो। अभी फिलहाल क्या हुआ, कल स्टॉक मार्केट क्रैश होता हुआ नजर आया, काफ़ी तक डाउन हुआ स्टॉक मार्केट, उसके बारे में चर्चा की गई। देन उसके बाद जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बेसिकली इन्होंने यहाँ पर एक प्रोडिक्शन दिया था कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है, जो हमारी इकॉनमी है वो लगभग ग्रो होगी, ठीक है, 9.3%, 9.6% से। तो उसी को अभी रिव्यू किया गया है, ठीक है। तो ग्रोथ को व्यू किया गया कि हम लोगों का जो आने वाले टाइम का ग्रोथ होने वाला है इकॉनमी के अंदर वो 9.3 या फिर 9.6% से होने वाला है। देखो यहाँ पर इस प्रकार के आर्टिकल नहीं पढ़ने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हर रोज़ हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा ही आता रहता है। कभी किसी बॉडी ने एक प्रेडिक्शन कर दिया, कभी किसी बॉडी ने प्रेडिक्शन कर दिया है। तो ये लोग प्रोडिक्शन करते हुए रहते हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं, एक तरीके से बता रहे हैं कि हाँ अंदाजा क्या हो सकता है। तो ऐसे आर्टिकल को आपको ज़्यादा फोकस नहीं देना होता है। कभी कभी इकॉनमी के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इकॉनमी की स्कीम्स आती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो करंट इशूज़ हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास चीज़ें जो भी आती हैं तो मैं डिस्कस करता ही हूँ, लेकिन यहाँ पर जब खास चीज़ें नहीं होती तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करना बेकार है। अब चलते हैं डायरेक्टली हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। देखो इस वाले एडिटोरियल में जो ऑथर है यहाँ पर बिहार को लेकर काफ़ी हद तक डिस्कशन कर रहे हैं कि बिहार के अंदर जो हालत है पहले काफ़ी ख़राब थी, ठीक है, खासकर इंडिपेंडेंस के बाद से यहाँ पर जो नेता वेता हैं इनकी वजह से काफ़ी हद तक हालत ख़राब हुई है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बिहार के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अभी क्या हुआ आपको मालूम होगा, साल 2020 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया। रिजल्ट के थ्रू हमने देखा कि जो शुभम कुमार हैं ये बिहार के टॉपर निकले हैं, ठीक है, बिहार का इतना नाम है, बिहार के टॉपर निकले हैं। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर बिहार के बारे में चर्चा की गई है। अगर हम बिहार का पुराना इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स देखें तो बिहार की जो जीडीपी है 1997 से लगातार बेकार ग्रो कर रही है। 1997 से बिहार की जीडीपी काफ़ी हद तक कॉन्ट्रास्ट में है, काफ़ी हद तक बेकार तरीके से डाउनवर्ड आपको देखने को मिलेगा, ऐसा इन्होंने बताया। एक तरफ से नाम रोशन है, दूसरी तरफ से आप देख पाओगे यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर जो स्टेट है इसकी काफ़ी हालत ख़राब देखने को मिलेगा, खासकर इकॉनमी के कॉन्सेप्ट में। देन अगर हम बात करें इनके गैप के बारे में, एक वाइडनिंग गैप के बारे में, तो बिहार की अगर हम बात करें जो लोएस्ट पर कैपिटा है, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम देखने को मिलती है बिहार के अंदर। जो लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है लगभग 4,014 रुपये के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रही थी 1997 और 1998 के आसपास। लेकिन अगर आप देख पाओगे 1997 से हम इसको कंपेयर करें साल 2020 के अंदर, तब भी यहाँ पर ये 45,000 के आसपास हुआ है। और 45,000 के आसपास होने के बाद भी यहाँ पर बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो तब भी लोवेस्ट रही है। सबसे कम इनकम यहाँ पर बिहार के अंदर रही है। ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, लगभग 22-23 सालों के अंदर भी यहाँ पर ग्रोथ नहीं देखने को मिली। देन उसके बाद जो ये गैप है काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। उसी प्रकार से अगर हम बिहार को कंपेयर करें बाकी सारी दूसरी जगह से, जैसे गोवा से कंपेयर करें, तो 1997 में गोवा की जो पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी वो बिहार से लगभग 8 गुना ज़्यादा थी। लेकिन 22 साल बाद देखें तो गोवा की पर कैपिटा इनकम ने तब भी इंक्रीज किया है, वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। आज के टाइम पर वो 10 गुना ज़्यादा बेहतर है। उसी प्रकार से सिक्किम का हाल है। सिक्किम के अंदर भी, सिक्किम एक सेकंड रिचेस्ट स्टेट बोला जाता है भारत का, ठीक है, यहाँ पर भी पर कैपिटा इनकम 1997 के आसपास बिहार से 3 गुना ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन आज के टाइम पर भी आप देख पाओगे ये 9 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो क्या ये भी तो 1997 में इनका भी तो बुरा हाल था, ठीक है, तो आज के टाइम पर ये भी तो ग्रो किए हैं ना। लेकिन बिहार के अंदर यहाँ पर ग्रोथ हम लोगों ने नहीं देखी है। फिर उसी प्रकार से केरला के बारे में चर्चा की गई। केरला में भी हम लोगों ने देखा है कि जो ये ग्रोथ है वो लगभग पहले 1997 के आसपास से 5-6 गुना ज़्यादा हुआ करती थी बिहार से, आज के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र का केस ले लो और उसी प्रकार से और भी बहुत सारे स्टेट्स का केस ले लो, जहाँ पर हमने देखा है कि 1997 से उनके अंदर ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन बिहार के अंदर कोई ग्रोथ हम लोगों ने नहीं देखा है। इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, तो इन सब चीज़ों के अंदर बिहार का स्कोर 52 रहा है। 100 में से 52 रहा है, मतलब बिहार एवरेज भी नहीं है। अगर एवरेज की बात करें तो 100 में से एटलीस्ट 66 स्कोर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, स्कोर हम लोगों ने 52 का देखा है, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। और केरला वगैरह टॉपर रहे हैं इस स्कोर का, 75 तक का स्कोर वहाँ पर देखने को मिला। मतलब वहाँ पर आपको डेवलपमेंट वगैरह भी काफ़ी हद तक पिछड़ा हुआ देखने को मिलने वाला है।
देन अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो जो ये डिक्लाइन का रेट हम लोगों ने देखा है, जो एक तरीके से बिहार के अंदर सिचुएशन खराब हो रही है, ये इंडिपेंडेंस के बाद से खराब हो रही है, देश आज़ाद होने के बाद से खराब हो रही है। उससे पहले यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी हद तक खराब होती हुई नजर आई है। आप कह सकते हो जो एक तरीके से ऑक्यूपेशन का टाइम चल रहा था, मुगल्स के टाइम पर, ब्रिटिशर्स के टाइम पर, बिहार यहाँ पर एक बेटर ऑफ प्रोविंस था, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें उसके बाद जैसे इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद से जो बिहार की पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 80% के आसपास इंडिया का एवरेज था, लेकिन आज के टाइम पर ये गिर कर 1/3 के आसपास हो चुकी है। मतलब उस समय पर अच्छी हुआ करती थी, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद से जैसे जैसे कंट्री आगे बढ़ती रही है, बिहार यहाँ पर नीचे डूबता रहा है। ठीक है, यह हम लोगों ने देखा। देन उसके बाद जो बहुत सारे एमएलएज होते हैं, बहुत सारे एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तो गाइड करते हैं लोगों को, ठीक है, ये चीज़ तो यही लोग तो चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अब जितना अच्छा इनका कैरेक्टर होगा उतनी अच्छी तरीके से लोग चीज़ों को चला पाएंगे। लेकिन क्या ये अच्छे से चीज़ों को चला पा रहे हैं? लेकिन ऐसा ही सबसे पहला क्वेश्चन इसी चीज़ के ऊपर उठता है, क्या इन्होंने अच्छे से चीज़ों को चलाया है, हर एक मैटर को देखा है? बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करें बिहार के अंदर, तो जितने भी ये एमपीज एमएलएस ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, इनके ऊपर खुद के ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। क्रिमिनलिटी के जो मैटर्स हैं वो काफ़ी सारे हैं इन्हीं लोगों के ऊपर, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, जो लगभग 68% नए इलेक्टेड एमएलएज हैं बिहार के अंदर, इनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसके बाद 51% के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे पड़े हैं। मतलब ऐसे एमएलएज, ऐसे एमपीज हैं जिनके ऊपर खुद के क्रिमिनल चार्जेस, रेप, मर्डर जैसे चार्जेस लगे हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अपने पूरे कंट्री के अंदर, लगभग 3980 में से यहाँ पर जितने भी एमएलएज हैं, इनमें से जो 40% एमएलएज हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हुआ है। ठीक है, 26% के आसपास यहाँ पर काफ़ी हद तक सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, जैसे रेप और मर्डर के हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंट्री के अंदर क्या हालत है। इनफैक्ट बिहार के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें और बढ़कर हैं चीज़ें, तो वहाँ पर और ज़्यादा खराब सिचुएशन है। ये यहाँ पर ऑथर इस चीज़ को मेंशन करने की चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ की इश्यूज़, अगर हम लोग देखें तो बिहार के अंदर अगर हम लोग देखें तो जैसे लिबरलाइजेशन हम लोगों ने देखा था 1990s के आसपास। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो डोमेस्टिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ बढ़ रही थी, भारत की ग्रोथ हम लोगों को बढ़ती हुई नजर आई थी। लेकिन यहाँ पर बिहार तब भी पीछे रह गया था, मतलब लिबरलाइजेशन के टाइम पर भी बिहार काफ़ी पीछे रह गया था। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिहार की एक लैंडलॉक जोग्राफी देखने को मिलेगी, मतलब चारों तरफ से कवर्ड है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे काफ़ी पुअर है और पुअर गवर्नेंस है। ठीक है, प्लस यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हद तक पुअर तरीके से ट्रीट करी जा रही हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया, जिसकी वजह से बिहार काफ़ी हद तक पीछे रह जाता है। फिर उसके बाद बिहार ने डिमांड करा कि हम लोग को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दो यार। ठीक है, सेंटर से डिमांड करी गई कि हम लोग को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाए। सेंटर ने बोला उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है ना, या फिर आपका एक हिली एरिया हो, ठीक है, हिली एरिया वालों को दिया जाता है, या फिर आपके यहाँ पर पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो बहुत कम हो, या फिर जो ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादातर बहुत सारी हो, ठीक है, बहुत सारे आदिवासी लोग हो। इसी वजह से यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं बिहार को। लेकिन यहाँ पर बिहार यहाँ पर इन सारे क्राइटेरिया को फॉलो ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता। उसके बाद लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे जो ये 40 एमपीज़ हैं बिहार के, ठीक है, यहाँ पर बोला जाए कि इन्होंने यहाँ पर किस प्रकार से चीज़ों को चलाया, आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे, मांग तो करी गई थी स्पेशल स्टेटस की, लेकिन यहाँ पर सरकार स्पेशल स्टेटस यहाँ पर नहीं दे पाएगी, क्योंकि इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एमपीज़ एमएलएस के थ्रू भी चीज़ों को अच्छे से नहीं चलाया गया है बिहार के अंदर। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बिहार के अंदर एक हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब हर पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लगभग 1100 के आसपास लोग रह रहे हैं। ये 2019 का डेटा है, 2021 के अंदर ये डेटा और बढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह है काफ़ी तेज़ी से आप लोग देख पाओगे, बिहार की अलोन पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसको हम लोग कंपेयर करें तो अगर आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों के अंदर लैकिंग देखने को मिली, बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम लोगों ने देखा है कमी देखने को मिली है। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जिसको लेकर विवाद हमेशा से बिहार के अंदर बना रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हो, ठीक है, या एजुकेशन का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर चीज़ों को इंप्रूव नहीं किया गया है। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि अच्छे हैं, जैसे पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इन सब ने यहाँ पर ये सब बेस्ट कैटेगरी के अंदर आया करते थे। लेकिन ब्रिटिश के टाइम पर, ब्रिटिश राज के टाइम पर, आज के टाइम पर ये लोग सफ़र कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। तो मतलब यही बताया गया, बिहार एक टाइम पर काफ़ी क्या बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुआ था, लेकिन आज के टाइम पर क्या हुआ, जो यहाँ पर सही से जो गवर्नेंस है वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज के टाइम पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है।
डेवलपमेंट जो इन्वेस्टमेंट है या डेवलपमेंट हो गया, ये यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो काफ़ी बड़ा रोल प्ले भी कर सकता है, लेकिन आज के टाइम पर ये सही से हुआ नहीं है। बिहार के अंदर बात करें तो लगभग हर दिन 9 मर्डर देखने को मिलते हैं। क्रिमिनल जस्टिस की बात करें तो काफ़ी लेट है, यहाँ पर जस्टिस मिलता नहीं है, सालों लग जाते हैं यहाँ पर जस्टिस मिलते मिलते। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। प्लस उसके बाद जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर वो भी बहुत बड़ा मैटर एक तरीके से करते हैं। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। प्लस उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही हैं वहाँ पर उसको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। एमएलएज़ हैं, एमपीज़ हैं, इन सबको थोड़ा सा और अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है कि आप कह सकते हो अच्छे से फोकस करने के बाद ही हम लोग चीज़ों को वहाँ पर क्वालिटी के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, जो क्वालिटी स्कोर ऑफ इलेक्टेड लीडर्स होंगे वही लोग इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लीडर्स जो क्वालिटी जिनके अंदर खुद हो वही यहाँ पर चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर बिहार के अंदर इंप्रूवमेंट काफ़ी मुश्किल है, ये यहाँ पर ऑथर इन चीज़ों को मेंशन करते हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ चुका है। अगला आर्टिकल यहाँ पर ऑथर लिखते हैं डायनामिज्म इन इंडिया एंड यूएस टाइज। ठीक है, जो अगला एडिटोरियल है यहाँ पर बोला गया कि आज के टाइम पर इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी ये देखा है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट हो गया या यूएस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए इनके आपस में बैठकर बातचीत होती हो? ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसी चीज़ें भी हम लोग ला सकते हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। तो जो इंटरेक्शन है भारत के एमपीज़ के बीच में प्लस यूएस के जो कांग्रेस है वहाँ पर जो मतलब जो एक तरीके से पार्लियामेंट आप कह सकते हो वहाँ पर जो भी एमपीज़ वगैरह रहते हैं, तो इनके बीच के जो रिलेशंस हैं, इनका जो इंटरेक्शन है वो भी एक तरीके से होना चाहिए। ठीक है, उसको भी हम लोग को लेकर आना चाहिए। वो इंटरेक्शन होगा तो रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होंगे और भी बहुत सारे नए नए डिस्कशन हुआ करेंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अभी क्या होता है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्हीं के बीच में डिस्कशन हो जाता है, या कोई मिनिस्ट्री का लीडर हो गया या फिर कोई और बड़े बड़े लीडर हैं उन्हीं के बीच में डिस्कशन होता है। जब हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों कंट्रीज़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी साथ बैठाकर डिस्कशन करेंगे और भी बहुत सारे सोल्यूशंस निकल कर आने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इंडिया यूएस के जो बायलैटरल टाइज हैं ये लगातार ग्रो हो रहे हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा ग्रो करना है तो एक फॉर्मल इंटरेक्शन रखना होगा इंडिया और यूएस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में। अगर हम बात करें नवंबर के टाइम की बात है, एक कांग्रेशनल डेलीगेशन जिसको हम लोग CODEL बोलते हैं, आगे मैं इसको ही यही बोलने वाला हूँ, तो यहाँ पर इसको लीड किया था यूएस सेनेटर जॉन कॉर्नेंटेंट। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इसको एक तरीके से लीड किया और उसके बाद यहाँ पर ये ट्रैवल करे इंडो पैसिफिक पर। और यहाँ पर आपका जो इंडो पैसिफिक कमांड कंट्रीज है जैसे कि यहाँ पर फिलीपींस, ताइवान, इंडिया, ये सभी जगह पर ये लोग ट्रैवल करे थे। और ट्रैवल करने के साथ साथ इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्ट भी किया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करने के बाद भारत के साथ इन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया और भारत ने यहाँ पर आप कह सकते हो इनका एक तरीके से स्वागत भी किया और थैंक यू भी किया, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि भारत के साथ यूएसए का जो ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी है वो हम लोग मेंटेन कर सकें। उसके बाद आप देख सकते हो जो इंडो पैसिफिक है आज के टाइम पर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वो चीज़ें मेंशन करी गई थी वहाँ के लीडर के खुद के थ्रू। ठीक है, चाइना एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उन्होंने यहाँ पर खुद ये चीज़ें मेंशन करी हैं। तो मतलब इन्होंने जो भी डिस्कशन किया है इंडिया के फेवर में डिस्कशन किया था, अभी हाल ही में हम लोगों ने ये देखा है। लेकिन अभी पिछले महीने की बात है, जो सीनेटर कॉर्नेन है, ठीक है, एक तरीके से डेमोक्रेटिक कलीग है यहाँ पर। अब तो दो पार्टीज देखने को मिलती है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है यूएस के अंदर और एक रिपब्लिकन पार्टी है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं इन्होंने यहाँ पर प्रेसिडेंट जो बाइडन को अर्ज किया, मतलब प्रेसिडेंट जो बाइडन के ऊपर फोकस किया, इन्होंने फोर्स भी किया कि देखो क्या होना चाहिए, भारत के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगने चाहिए, खासकर काटसा वाले सैंक्शंस। आपको मालूम होगा भारत ने रशिया से S-400 सिस्टम को परचेज किया है। S-400 सिस्टम, मिसाइल सिस्टम को हमने किससे, रशिया से परचेज किया है। अब हमारे पास वो सिस्टम आ भी रहे हैं, हम लोगों की डिलीवरी वो चालू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर कंसर्न यह है कि यूएस से कहीं ना कहीं भारत के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काटसा के सैंक्शंस। ठीक है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसको बोला जाता है काटसा सैंक्शंस। तो ये सैंक्शंस यहाँ पर भारत के ऊपर लग सकते हैं यूएसए की साइड से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ये डेमोक्रेटिक लीडर हैं ये बोलते हैं नहीं, देखो भारत को यहाँ पर छूट देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर भारत के ऊपर ये काटसा के सैंक्शन लगा दिए जाते हैं तो इससे भारत और यूएस के जो रिलेशंस हैं, खासकर डिफेंस रिलेशंस, ये काफ़ी हद तक खराब हो सकते हैं। ये हम लोग को चीज़ें देखने को मिली हैं। तो आप कह सकते हो जो ये विजिट था ना CODEL का, ये अपने आप में सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने देखा यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट किया। इंडिया यूएस के रिलेशंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग को ये देखना है कि देखो इस प्रकार के डिस्कशंस होते रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा हो कि इंडिया यूएस के जो कंट्रीज़ के बीच में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन रखवाया जाए, इनके बीच में इंटरेक्शन रखाया जाए, तो इससे कितना ज़्यादा बेटर तरीके से और भी बहुत सारे सोल्यूशंस निकल कर आ सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन अभी तक तो है नहीं, तो इसी के ऊपर हम लोग को काम करना है। ठीक है, हम लोग को एक इस प्रकार का एक पॉलिटिकल सपोर्ट लेकर आना है
दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जहां पर दोनों कंट्रीज़ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो बैठें और आपस में डिस्कशन करें। ये बात लगभग छठी सातवीं बार यहाँ पर ऑथर बोल चुके हैं, तो ये जितनी बार बोल रहे हैं उतनी बार मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दी है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, फिर से यहाँ पर इंडिया क्या कर सकता है, इस प्रोसेस को आगे लेकर चल सकता है हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के साथ। जो इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप है यहाँ पर ये लिंक करेगा इंडियन पार्लियामेंट का, मतलब जो इंडियन पार्लियामेंट है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे ये काम, मतलब जैसे हम लोगों ने अगर यूएसए के साथ ये सिस्टम स्टार्ट किया, उसके बाद क्या हो सकता है हम लोग दुनिया भर के पार्लियामेंट्स के साथ भी हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ है 1953 में यहाँ पर एक ग्रुप डिस्कशन हुआ था, ठीक है, पहली बार इनवाइट किया गया था। तो यहाँ पर ये ग्रुप डिस्कशन पहले हम लोग को देखने को मिला था, लेकिन आज के टाइम पर आप देख पाओगे ये चीज़ों को वापस से लेकर आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी सा बन चुका है। एट प्रेजेंट बात करें तो लगभग 8 पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, और वो ग्रुप्स इंडिया के साथ साथ यहाँ पर जापान, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। यूएस इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो यूएस को भी यहाँ पर आना चाहिए। अगर यूएस इस लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी कुछ और भी ज़्यादा डिस्कशंस होते हुए नजर आएंगे, जब और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो इंडिया का जो कनेक्शन है ना यूएस के कांग्रेस के साथ, ये काफ़ी हद तक अच्छा है। अगर हम इसको पहले से देखें तो, मतलब इसको कंपेयर करें इतिहास से, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और बेहतर करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जो कांग्रेस है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करे चीज़ों को, वो हमारे साथ बैठकर बातचीत करे। यूएस और इंडिया के बीच के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके रिलेशंस जो है वो और ज़्यादा अच्छे होते हुए नजर आए, ये यहाँ पर बोला गया, ठीक है। खासकर कांग्रेस के ऊपर फोकस रखा गया। मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि यूएस के अंदर एक रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरी यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ओके। और यूएस का कांग्रेस, जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस बोला गया, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये एक पार्लियामेंट का है, ठीक है। एक तरीके से ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना, उसी प्रकार से यूएस के अंदर उसको कांग्रेस भी बोला जा रहा है। उसके बाद मतलब खासकर यूएस का जो कांग्रेस बोला गया है वो एक लेजिस्लेचर है, वहाँ का जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, बेसिकली उसका एक लेजिस्लेचर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बाई कैमरलिज्म देखने को मिलेगा। जैसे एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लोअर बॉडी होती है बेसिकली यहाँ पर, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। एक अपर बॉडी होती है जिसको सीनेट बोलते हैं, जैसे भारत के अंदर लोकसभा राज्यसभा होता है ना, उसी प्रकार से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। जो कांग्रेस होता है ये पूरा का पूरा जो लेजिस्लेचर होता है बेसिकली यहाँ पर यूएस का, ये आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, कहाँ पर, वॉशिंगटन डीसी के अंदर, ठीक है। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो कि कांग्रेस क्या है, यहाँ पर खुद का उनका एक लेजिस्लेचर है, खासकर कि किस प्रकार से यहाँ पर उनकी सरकार टर्न होती हुई नजर आ रही है, रन होती हुई नजर आ रही है। आगे नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है रिफॉर्मिंग द फर्टिलाइजर सेक्टर। अब यहाँ पर क्या चर्चा की गई है, देखो फर्टिलाइजर क्या होता है, खाद होता है जो हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको ग्रो करने में मदद करता है। यहाँ पर ऑथर ने काफ़ी हद तक पर्सनल व्यूज़ को लिखा है, यहाँ पर वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि देखो जो भारत के अंदर खासकर जो फर्टिलाइजर को लेकर सब्सिडी है सरकार की साइड से, वो सब्सिडी बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि हम लोग क्या आज के टाइम पर जो फर्टिलाइजर को लेकर जो बहुत सारी पॉलिसीज़ हम लोग देख सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इंडिया को लगभग 2-3 चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम लोग अपने फर्टिलाइज़र को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या हुआ, जो फर्टिलाइज़र पॉलिसी है इसको देखते हुए हम लोग को काम करना है, और हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट हो, क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें, ठीक है, जो यहाँ पर फर्टिलाइज़र के अंदर एक यूरिया आता है, यूरिया के बाद यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फेट, डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इसमें से जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर म्यूरेट ऑफ पोटैश हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा मंगाते भी हैं दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी करते हैं। तो भारत को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पॉलिसी को लेकर चलना पड़ेगा कि जो फर्टिलाइजर है उसको हम लोग इंपोर्ट ना करें, बिल्कुल भी हम लोग अपने कंट्री के अंदर उसको ग्रो करें और सेल्फ रिलायंट बने, ठीक है। और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जो प्राइसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब जब इंटरनेशनल लेवल पर प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है हमारे कंट्री के अंदर। तो ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। प्लस इन्हीं चीज़ को फॉलो करते हुए आज के टाइम पर हम लोग 5 यूरिया प्लांट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। 5 यूरिया प्लांट्स कहाँ कहाँ पर, एक होगा गोरखपुर के अंदर, दूसरा सिंदरी, तीसरा बरौनी, और चौथा तलचर, और पाँचवा रामागुंदम। ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन जो प्लांट्स है खासकर यूरिया प्लांट्स हैं इनको वापस से रिवाइव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को ज़रूरत है आज के टाइम पर एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन की, मतलब जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली पेड़ के लिए, तो हम लोग जो पौधे हैं क्रॉप्स हैं इनके लिए तो यहाँ पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तो क्या है
यहाँ पर बोला गया खाद के अलावा हम लोग के पास एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, एक दूसरी चीज़ होनी चाहिए जो कि प्लांट्स को मदद करे ग्रो करने में, ठीक है। तो इसको लेकर हम लोग फार्मर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग एक शिफ्ट रख सकते हैं नॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर। बहुत सारे नॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव चीज़ें लेकर आ सकते हैं। आज के टाइम पर क्या होता है, बहुत सारा एक तरीके से आप कह सकते हो चीज़ें जो बायोमास है, जो एक तरीके से बायोमास होता है हमारे फसलों का, वो काफ़ी हद तक बर्बाद जाता है, वो वेस्ट में जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ सकते हैं जिससे हम लोग जो बर्बाद चीज़ें हैं, जो वेस्ट चीज़ें हैं, उससे हम लोग यहाँ पर फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करें, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। क्या होगा, इससे हम लोग अपने कंट्री के अंदर सेल्फ रिलायंट तो बनेंगे, प्लस उसके बाद जो हमारी डिपेंडेंसी आज के टाइम पर बहुत सारे अलग अलग फर्टिलाइजर के ऊपर, वो डिपेंडेंसी कम होगी, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव सोर्स होगा जिसकी मदद से हम लोग आगे ग्रो कर रहे होंगे, ये बोला गया। देन उसके बाद फाइनली यहाँ पर क्या बोला गया, इंडिया को एक अटेंशन देना चाहिए कि हम लोग अपनी फर्टिलाइजर एफिशिएंसी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से लेकर चल सकें। यहाँ पर इंडिया को थोड़ा सा फोकस रखना होगा। रिसेंटली क्या हुआ, हम लोगों ने एक नैनो यूरिया को बनाया था, ठीक है। एक यूरिया होता है, एक होता है नैनो यूरिया। नैनो यूरिया बनाया गया था इफ्को के थ्रू, तो इन्होंने यहाँ पर कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखाए कि बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ग्रो किया है। तो क्या होगा, भारत को इसका प्रमोशन करना होगा, तो ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर हम लोग फर्टिलाइजर के अंदर अपना बदलाव कर सकते हैं। ये बोला गया कि देखो फर्टिलाइजर के ऊपर हमें पहला फोकस क्या रखना है कि जो दूसरे कंट्री से हम लोग मंगा रहे हैं आज के टाइम पर, वो चीज़ें नहीं करनी है, हम लोगों को अपने कंट्री के अंदर ग्रो करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे ग्रो कर सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर जो हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, जैसे कि नैनो यूरिया हो गया, इसको सरकार प्रमोट कर सकती है आगे। ये यहाँ पर बताया गया कि इस प्रकार से हम लोग फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया जितने भी यहाँ पर ये बदलाव हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो इससे क्या होगा, इससे जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आएगी। क्लाइमेट चेंज से हम लोग लड़ पाएंगे, ठीक है। और भी यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से क्लाइमेट चेंज से लड़ने के साथ साथ आप कह सकते हो एक ऑल्टरनेटिव यूज़र होगा हमारा केमिकल फर्टिलाइजर का। उसके बाद और भी ऐसे आप कह सकते हो कि जो होगा, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है बेसिकली यहाँ पर ये बैलेंस होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर ज़्यादा सब्सिडी यहाँ पर सरकार की साइड से नहीं जाएगी, यहाँ पर बैलेंस होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो आने वाले टाइम पर हम लोग चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो इसी चीज़ पर ध्यान रखते हुए हम लोग को फर्टिलाइजर के ऊपर काम करना होगा, ये यहाँ पर बताया गया इस ऑथर ने यहाँ पर इस आर्टिकल में। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक लास्ट एडिटोरियल यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। इस लास्ट एडिटोरियल में यहाँ पर क्या चर्चा की गई है कि अभी यहाँ पर जो जेसीपी है, जेसीपी यहाँ पर क्या है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से चर्चा की है किसके बारे में, इन्होंने चर्चा की है डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में। आपको मालूम होगा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसके बारे में चर्चा बहुत पहले से हो रही थी। मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जो कि इस आर्टिकल में बताई गई है। मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। अभी क्या हुआ ना कि हम लोग एक तरीके से डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर पहले से काफ़ी हद तक चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पास डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बिल होना चाहिए। तो इसको लेकर क्या हुआ है, अभी यहाँ पर इस एक तरीके से इस पूरे रिपोर्ट को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, इन्होंने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को अडॉप्ट किया है, इसकी रिपोर्ट को अडॉप्ट किया है मंडे में। इसी को लेकर आर्टिकल में ये चीज़ें बताई गई। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बताया गया, सबसे पहली बात इन्होंने बोला कि देखो जो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भी भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहली बात उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो पेरेंट कंपनी है उनका कोई ना कोई यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसको हैंडल करने के लिए एक ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। जो पेरेंट कंपनी हैंडलिंग द टेक्नोलॉजी सेटअप्स एंड ऑफिस इन इंडिया, मतलब मान लो कोई भी यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि भारत के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तो उसकी यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल हैंडलिंग कंपनी जो है एक ऑफिस सब भारत के अंदर भी होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया। दूसरा यहाँ पर इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर बोला गया कि हम लोग को एक ऑल्टरनेटिव इंडिजीनियस फाइनेंशियल सिस्टम को बनाना पड़ेगा। मतलब कि मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर पेमेंट हो रही है, तो उसके लिए हम लोग को एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम को बनाना होगा जहाँ पर हम लोग अपने डेटा को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें, जो भी डेटा है वो हमारे कंट्री से बाहर ना जाए। उसके बाद तीसरी चीज़ पे फोकस रखा गया कि हम लोग को एक डेडिकेटेड लैब को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। एक लैब होगी जहाँ पर क्या होगा, जितने भी डिजिटल डिवाइस होंगे उनका सर्टिफिकेशन होगा, जितने भी डिजिटल डिवाइस होंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे कंट्री का डेटा है वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है, तो जो प्रोटेक्शन है डेटा का वो यहाँ पर मेन मकसद में रखा गया है। तो आपको मालूम होगा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर इस रिपोर्ट को अडॉप्ट किया गया था। इस रिपोर्ट के अंदर यही चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद यहाँ पर जब भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर होगा, मान लो कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो उसकी एक जो मिरर कॉपी है, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, जो पर्सनल डेटा है वो यहाँ पर भारत के अंदर रहना चाहिए। मेन फोकस यह है कि जो क्रिटिकल पर्सनल डेटा है वो मैंडेटरी है कि भारत के अंदर यहाँ पर वो हो, भारत के अंदर उसको लाया जाए, तो ये मेन फोकस यहाँ पर रखा गया है।
तो एक तरीके से जो डेटा है उसको प्रोटेक्शन को लेकर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी तक लगभग 3 साल हो चुके हैं जब से जो ड्राफ्ट बिल है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर जिसको बनाया गया था। हमारी जो जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी है ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने यहाँ पर इसको लेकर ये चर्चा की थी 2018 में कि हमारे पास इस प्रकार से एक बिल होना चाहिए। फिर 2019 के अंदर इस बिल के अंदर बदलाव किया गया, लेकिन फाइनली यहाँ पर मंडे में इस बिल को अडॉप्ट कर लिया गया है। तो अभी मंडे में अडॉप्ट किया गया, और अडॉप्ट करने के बाद यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई जा रही है मैंने आप लोग को बताया। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि अभी इस बिल के अंदर एक कमी यह है कि सरकार ने क्या कर रखा है, जो अपने खुद की एजेंसीज हैं उनको छूट दे रखी है, उसको भी डालना पड़ेगा। जो सरकारी एजेंसीज हैं क्या उनके ऊपर कैसे छूट है, वो लोग क्यों डेटा रख पाएंगे, वो लोग यहाँ पर क्यों डेटा को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर डेटा प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो सरकारी जो एजेंसीज है, जो उनकी एक तरीके से खुद की एजेंसीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर इंक्लूड होंगी। उन लोगों को भी हक नहीं है डेटा को लेने का या डेटा को यूज़ करने का। तो ये आप देख पाओगे। आखिरकार क्या है ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक केस देखा था राइट टू प्राइवेसी का। तो आपको मालूम होगा राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था साल 2017 के अंदर एक केस में, जिसका नाम था केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बना। हम लोग का हक बन चुका है कि हम लोग यहाँ पर अपने जो भी डेटा है वो एक तरीके से जो भी प्राइवेसी है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। हमारी जो प्राइवेसी है वो कोई ना छीने। जो ये कमेटी है बेसिकली यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करती है और एक तरीके से यहाँ पर ड्राफ्ट को तैयार करती है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम से। 2018 में तैयार होता है, 2019 में तैयार होता है। 2019 के अंदर काफ़ी बदलाव किए जाते हैं, लेकिन अभी तक चीज़ें अडॉप्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन फाइनली अभी मंडे में इस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, इस बिल का जो मेन पर्पज़ यही है कि जो भी यहाँ पर इंडिविजुअल्स है, आप हो, मैं हूँ, हम लोग व्यक्ति हैं, हमारा जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, वो मेन मकसद यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, जो पर्सनल डेटा है यहाँ पर मेन मकसद इसका क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर साथ ही साथ इस बिल के अंदर ये भी है कि जो पर्सनल डेटा है इसको लेकर हमारे पास एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होनी चाहिए भारत की, जो कि यहाँ पर इन सारे मैटर्स को देखे और हमारे जो लोग हैं इंडिविजुअल्स हैं उनके डेटा को प्रोटेक्ट करे। आज के टाइम पर दिक्कत क्या है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के रिगार्डिंग, तो दिक्कत वही है जो जिसको लेकर यहाँ पर इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। दिक्कत की बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक तरफ से तो पर्सनल डेटा के बारे में बात करें तो इंडियंस का डेटा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने यहाँ पर अपने खिलाफ में चीज़ें मतलब छोड़ रखी है, अपने आप को एग्जाम्प्ट कर रखा है। गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर सकती है, इस बिल के अंदर बताया गया कि गवर्नमेंट यहाँ पर यूज़ कर सकती है, गवर्नमेंट जितना भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा है उसको प्रोसेस कर सकती है जब भी उसको ज़रूरत होगी। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी यहाँ पर ये रोल नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर इस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकती है, ये अपने आप में एक कंसर्न वाली बात है, ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो इसी को लेकर ये आर्टिकल में चर्चा की गई थी। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो आज के हमने जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है वो सारे कवर कर लिए हैं। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।